नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारी इस खास चर्चा में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। कोरोना महामारी ने हमें इस तरह जकड़ा कि हमारी लचर स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुल गई और यहीं से निजी अस्पतालों की मनमानी की कहानी भी शुरू हो जाती है, जहां एक तरफ मरीज तो दम तोड़ता ही है तो दूसरी तरफ उसके परिवार वालों का लाखों का बिल भी भरना पड़ता है। और यही हमारा आज का चर्चा का मुद्दा है। कोरोना काल में हाल बेहाल निजी अस्पताल कर रहे मनमानी। कोरोना से इस वक्त पूरी दुनिया में करीब 3 करोड़ लोग जूझ चुके हैं और इस वक्त भी जूझ रहे हैं। बात भारत की करें तो कोरोना का आंकड़ा करीब 55 लाख के आसपास आ चुका है और उसमें अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 3.5 लाख एक्टिव केसेस हैं और 5,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। ऐसे में सरकारी तंत्र अपनी तरह से इस व्यवस्था से जूझ रहा है, इस महामारी से निपटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो निजी अस्पताल हैं किस तरह उन्होंने इस आपदा में अपनी कमाई का अवसर ढूंढ लिया है, इस चीज को लगाम लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। चर्चा करेंगे हम कि कैसी मनमानी हो रही है, किस तरह की व्यवस्थाएं हो रही हैं और क्या वो व्यवस्थाएं सही हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे इसी विषय से संबंधित, लेकिन उससे पहले आइए आपको एक खास रिपोर्ट दिखा देते हैं। प्रदेश में कोरोना का बढ़ता प्रकोप, निजी अस्पतालों की लूट पर नहीं लग रही रोक, कोरोना इलाज में फिसड्डी साबित हो रहे निजी अस्पताल, सरकारी अस्पतालों की सीमित सुविधाओं के बीच लेवल 1 और 2 कोविड मरीजों के इलाज के लिए निजी अस्पतालों को मान्यता देना सरकारी तंत्र के लिए भारी पड़ गया है। रातों रात बने अस्पतालों की आईसीयू में ताबड़तोड़ मौतें होने लगी। लापरवाही की हद यहाँ तक पहुँच गई कि आईसीयू का जिम्मा नर्सों के हवाले है और अस्पतालों की आईसीयू में एनेस्थीसिया यानी मरीज को इलाज से पहले बेहोश करने तक की व्यवस्था नहीं है, जो किसी भी इलाज की सबसे महत्वपूर्ण जरूरतों में से एक है। अगस्त के आखिरी 15 दिनों में निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों की मौतों का आंकड़ा जबरदस्त तरीके से बढ़ा तक अगस्त के आखिरी 15 दिनों में निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों की मौतों का आंकड़ा जबरदस्त तरीके से बढ़कर सरकारी तंत्र जागा और डीएम ने बीते 2 हफ्तों में 3 अस्पतालों का कोविड फैसिलिटी पंजीकरण रद्द किया है। जब निजी अस्पतालों को कोविड मरीजों के इलाज का अधिकार दिया गया तो रातों रात इनमें से कई ने किराए के बंगले लेकर अस्पताल तैयार कर दिए। इसके अलावा कहीं कहीं तो नर्सिंग कॉलेज को अस्पताल में तब्दील कर दिया गया। इन सभी जगहों पर सुविधाएं नदारद थी, बस मरीजों को भर्ती करने और उनसे कोरोना इलाज के नाम पर मोटा पैसा ऐंठने की होड़ थी। बड़ी हैरानी की बात यह है कि कोरोना बीमारी जो अब तक लाइलाज है, उसके इलाज के लिए मरीजों से लाखों रुपए वसूले गए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर निजी अस्पतालों को इतनी मनमानी करनी आजादी मिल कैसे गई। कोरोना काल से पहले भी हमारे स्वास्थ्य तंत्र की लचरता किसी से छिपी नहीं थी। इस महामारी ने उस पर और भी कड़ा प्रहार किया है। जाहिर है कि निजी अस्पतालों को इलाज की अनुमति देना हमारी मजबूरी थी और उसी का फायदा जमकर इन अस्पतालों ने उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। तो कोरोना काल में हाल बेहाल लाखों लूट रहे निजी अस्पताल, चर्चा करेंगे हम। आइए बिना देर किए हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ अभिषेक बाजपेयी जी जुड़े हुए हैं कांग्रेस की तरफ से। अभिषेक जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर प्रांजल अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं, आप वरिष्ठ मेंबर हैं आईएमए के। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर प्रांजल जी आपका। साथ ही हमारे साथ कुछ ही देर में डॉक्टर ए.के. शुक्ला जी जुड़ेंगे, आप एक्स सीएमओ हैं। और बीजेपी की तरफ से दिलीप श्रीवास्तव जी भी जुड़ेंगे। सबसे पहले डॉक्टर प्रांजल, मैं आपके पास आऊंगी जी। कोरोना काल में भारत ने काफी हद तक प्रयास किया कि इस महामारी से हम जूझें। हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, क्योंकि हमारी जनसंख्या इतनी ज्यादा है तो उसके मुकाबले पहले से ही लचर थी। बात उत्तर प्रदेश की करें तो वक्त वक्त पर तमाम सरकारी अस्पतालों की पोल जो है वो खुलती रहती है। तो सबसे पहले बिंदु पे ये मजबूरी रही सरकार के सामने कि उन्हें लेवल 1 और लेवल 2 के जो कोरोना मरीज हैं उनके इलाज के लिए जो निजी अस्पताल हैं उनको परमिशन देनी पड़ी।
लेकिन यहीं से सारी कहानी शुरू हो जाती है। परमिशन इसलिए देनी पड़ी क्योंकि वो आपातकाल था, बहुत ज़रूरी था। सबसे पहली प्रायोरिटी इस बात की थी कि लोगों को इलाज मिल सके। लेकिन निजी अस्पताल जिन्होंने अपने मानक पूरे नहीं किए, ऐसी खबरें आई कि निजी अस्पतालों में आईसीयू को डॉक्टर्स ना देख करके नर्सेस देख रही थी। वो निजी अस्पताल रातों रात किसी बंगले में शुरू हो गए या फिर किसी जो आप कहेंगे मेडिकल कॉलेज है उसको अस्पताल में तब्दील कर दिया गया। एनेस्थीसिया जो दिया जाता है उस तक की व्यवस्था वहां पर प्रॉपर रूप से नहीं थी। सबसे पहले समझना चाहेंगे क्या क्या बेसिक जरूरतें होती हैं। अगर 15 दिन के अंदर हम अस्पताल खोल दें तो कितने युद्ध स्तर पे हम चलेंगे, तब जाके हम सही प्रगति कर पाएंगे। पहली चीज ये है, अभी आपने कहा कि अस्पताल खुल गए, एनेस्थेटिस्ट नहीं था वहां पर, उसके बावजूद आईसीयू चल रहा था, या इंटेंसिविस्ट नहीं था, एनेस्थेटिस्ट नहीं था, जो भी था, सारी बात मंजूर है। लेकिन अस्पताल चलाने के लिए लाइसेंस कौन देता है? सीएमओ देते हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर, सरकार के प्रतिनिधि हैं। सीएमओ ऑफिस जब तक लाइसेंस नहीं देगा कोई भी किसी प्रकार का इलाज कर ही नहीं सकता। किसी भी तरीके का मेडिकल ट्रीटमेंट उपलब्ध कराने के लिए सीएमओ का लाइसेंस होना आवश्यक है। जितने हॉस्पिटल ऑलरेडी रनिंग हैं उनको हर साल अपने सीएमओ लाइसेंस का रिन्यूअल करवाना होता है। कोई भी व्यक्ति अगर नया हॉस्पिटल खोलता है तो उसको बिना अपना सीएमओ लाइसेंस बनवाए वो ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, हॉस्पिटल नहीं खोल सकता। अगर वो खोलता है तो वो गैर कानूनी है। अगर वो ऐसे अस्पताल खुले हैं, आपकी जानकारी में है या अन्य लोगों की जानकारी में है, उनकी कंप्लेंट दर्ज कराइए, उनको सील कराइए, बंद कराइए। क्योंकि जितने अस्पताल हैं सीएमओ अपने जब तक तय मानक पूरे नहीं होंगे तब तक वो उनको परमिशन नहीं देते। तय मानक में आता है कि उनको लिस्ट ऑफ डॉक्टर्स जमा करनी होती है। उस लिस्ट में जो डॉक्टर्स जो वहां पर काम कर रहे हैं उनकी डिग्री, उनके रजिस्ट्रेशन जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के पास हैं, वो सब डॉक्यूमेंटेशन जमा होता है, उनके एफिडेविट जमा होते हैं। पैरामेडिकल स्टाफ जितना नर्सिंग स्टाफ है, अगर ओटी है तो ओटी टेक्नीशियन है, या और अन्य स्टाफ जितना है, सबका विवरण जब तक हम सीएमओ ऑफिस में नहीं जमा करते हैं सीएमओ परमिशन नहीं देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अस्पताल किस तरीके का रजिस्टर्ड है, प्राइवेट लिमिटेड है, सोसाइटी है, ट्रस्ट है, उसका रजिस्ट्रेशन प्रमाण, भूमि का प्रमाण की व्यावसायिक है कि रेजिडेंशियल एरिया में है, वहां पर बायोमेडिकल वेस्ट का जो है निस्तारण के लिए प्रॉपर सर्टिफिकेशन है कि नहीं है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से लाइसेंस है कि नहीं है। जब तक ये सारी चीजें वहां पर नहीं जमा होंगी तब तक सीएमओ लाइसेंस नहीं देते हैं। तो जितने ऐसे अस्पताल हैं जो आप कह रहे हैं कि वहां पर स्टाफ उपलब्ध नहीं था और उसके बावजूद वो चल रहे हैं, तो उनका लाइसेंस चेक कराइए। अगर लाइसेंस है तो और उसके बावजूद लोग नहीं मिले हैं तो उनसे पूछा जाए, स्पष्टीकरण मांगा जाए। आपने एक तरफ कहा कि इंटेंसिविस्ट या एनेस्थेटिस्ट उपलब्ध नहीं थे, हम कह रहे हैं नहीं थे तो पहले ये भी पता करने की कोशिश की जाए कि क्यों नहीं थे। कोरोना काल में आरोप लगाना सबसे आसान काम है कि यहाँ पर ये नहीं था, वो नहीं था, ये व्यवस्थाएं खराब है, वो व्यवस्थाएं खराब है। जितने लोग आरोप लगा रहे हैं उनसे केवल कहिए कि 10 मिनट चल के कोरोना वार्ड में ड्यूटी करके आए, तब उनको वास्तविकता पता चले कि कोरोना वार्ड में ड्यूटी होती कैसे है। 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे पीपीई किट पहनकर ड्यूटी करना बहुत मुश्किल काम है उस व्यवस्था में जहां पर एसी भी आप नहीं चला सकते क्योंकि आपको संक्रमण का डर है। इसलिए अब आपने अभी कहा कि प्राइवेट अस्पतालों ने अपना धंधा बना लिया या कुछ ऐसे शब्द आए। अब उसको ऐसे समझें कि प्राइवेट सरकारी अस्पताल है तो सरकारी कर्मचारी पर तो एस्मा एक्ट लागू है, एपिडेमिक एक्ट लागू है, सब है। प्राइवेट अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ अगर है या सफाई कर्मचारी है, अगर उसने कह दिया कि आपके यहाँ कोरोना का मरीज भर्ती है, मैं नहीं आऊंगा ड्यूटी पर, क्या कर लेंगे आप? एम्प्लॉयर क्या कर सकता है? क्या है उसके पास पावर्स? कुछ भी नहीं है, निल। तो उसमें कहां किसने सपोर्ट किया? कौन सी गवर्नमेंट आ गया ये कहने के लिए कि आप अपने हॉस्पिटल को कोविड अस्पताल बनाइए, हम आपको स्टाफ देंगे? तो आपका कहना यह है कि जिन्होंने लाइसेंस दिए उन्हें वहां की जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उसको पहले जांचना, परखना, उन सब की भी जिम्मेदारी उन पर थी। आपके ही उत्तर को लेकर उनकी है और वही लोग जांच करते हैं तभी लाइसेंस देते ही हैं। जी, आपके ही उत्तर को लेकर के दिलीप जी मैं आपके पास आऊंगी। आपको अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है, दिलीप जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आप मुझसे बात करें। जी दिलीप जी, आपने सारी चर्चा सुनी। चर्चा का विषय हमारा ये रहा कि सरकार की तरफ से आनन फानन में लाइसेंस दिए गए, 15 दिन के अंदर अस्पतालों की व्यवस्थाएं निजी अस्पताल ने शुरू की, वहां तक भी ठीक था। हड़कंप तब मचा जब अगस्त के आखिरी 15 दिनों में या आखिरी 10 दिनों में इन निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों की मौतों के आंकड़े में जबरदस्त बढ़ावा देखने को मिला। जब इतने मरीजों की मौत हुई तब जाकर के आनन फानन में जो लाइसेंस निजी अस्पतालों को दिए गए थे
वहां पर चेकिंग की गई, जब आईसीयू में गड़बड़ियां मिली, एनेस्थीसिस नहीं मिला, तब जाकर के उनके लाइसेंस फिर रद्द किए गए। ये किस तरह की अव्यवस्था है? पहले देना, फिर मौतें होना और फिर लाइसेंस रद्द कर देना। ऐश्वर्या जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कोरोना से लगातार इस जंग में टेस्टिंग और ट्रेसिंग की इस महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पे लगातार कार्य कर रहे हैं। और जिस प्रकार से आपने निजी अस्पतालों की बात कही है, मैं पहले सरकारी संसाधनों से शुरू हो जाऊं, मैं उसके संदर्भ में आपको बता दूं, लगातार बड़े पैमाने में प्रतिदिन टेस्टिंग हो रही है। सरकारी अस्पतालों में, सीएचसी में हो रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही है। और टेस्टिंग के साथ ही ट्रेसिंग के संदर्भ में जहाँ पे कहीं पे पाए गए, अगर घनी आबादी है वहां पे अगर कुछ लोग संक्रमित पाए गए हैं, तो उस पूरी जगहों पे बाकायदा हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग जाते हैं, डॉक्टर्स जाते हैं, पीपी किट पहन के जाते हैं, वहां पे भी जांच कर रहे हैं, घर घर जांचें हो रही है। इससे जो भी लोग संक्रमित हैं उनको होम आइसोलेशन की आवश्यकता हो तो होम आइसोलेशन, जिन जगहों पे जहाँ नजदीक के अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराए जा रहे हैं, बाकायदा गाइडलाइन जारी है। प्राइवेट निजी अस्पतालों के लिए गाइडलाइन जारी है, उनका जांच का, इलाज का संदर्भ में सारी चीजें गाइडलाइन जारी है कि वो कितना शुल्क लेंगे, किस तरह से करेंगे। और वो भी अभी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक गाइडलाइन भी जारी की गई है कि अगर कोई व्यक्ति निजी अस्पताल में भर्ती होना चाहे तो वहाँ के नोडल अधिकारी के द्वारा ये सूचना दी जाएगी कि अगर बेड खाली है तो वहाँ पे जाएगा और उसकी डेली मॉनिटरिंग भी जो है सीएमओ को बताई जाएगी। इस तरह से कहीं पे कोई लापरवाही नहीं की जा रही है। अगर आप पूरे हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और इसके बावजूद होम आइसोलेशन और सरकारी संसाधनों के द्वारा लगातार डॉक्टरों की मॉनिटरिंग के द्वारा इस कोरोना से इस जंग में उत्तर प्रदेश ने काफी रोकथाम की है और डेथ रेट यहाँ पे सबसे कम है। दिलीप जी, अगर निजी अस्पतालों में सब कुछ सही है और निजी अस्पताल भी देखरेख में ही काम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं है, तो आखिर 2 से 3 बड़े अस्पतालों का जो कोविड का लाइसेंस है वो हाल फिलहाल में डीएम की तरफ से कैंसिल क्यों किया गया है? मैं ये भी जानना चाह रही हूँ। लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, फिर लाइसेंस कैंसिल करके जो वहां मरीज भर्ती हैं उनका इलाज सफर करेगा, ऐसा क्यों किया गया? उनके खिलाफ भी ऐश्वर्या कार्रवाई की जा रही है। निजी अस्पतालों में बकायदा उसके ऊपर भी मॉनिटरिंग हो रही है, सीएमओ मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकारी संसाधनों में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक मिसाल कायम की है। कोरोना से इस जंग में उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक मिसाल कायम करते हुए आम आदमी को लाभ देने का काम किया। जागरूकता अभियान हो, चाहे कोरोना से संदर्भ में लगातार मॉनिटरिंग हो, होम आइसोलेशन हो, इसके अलावा सरकारी संसाधनों के द्वारा उनको, लेकिन इस समय दिलीप जी जब कोरोना काल अपने चरम पर है, तब इस तरह की जो लापरवाही है वो बर्दाश्त के योग्य नहीं है। उत्तर प्रदेश के चिकित्सक लगातार जनसेवा चलिए दिलीप जी, फिर से आएंगे आपके पास, आपके विचार जानेंगे हम। फिलहाल अभिषेक जी, तमाम चर्चा आपने सुनी, जिस तरह से हमने अभी दिलीप जी से बात की और इससे पहले हमने अभिषेक जी, इससे पहले माफी चाहेंगे, हमने डॉक्टर प्रांजल जी से भी बात की। निजी अस्पताल जिनको आनन फानन में लाइसेंस दिए जाते हैं, उस वक्त वो लाइसेंस इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि हमारे पास इस महामारी से जूझने के लिए जो सरकारी तंत्र है, सरकारी अस्पताल और जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं वो कम पड़ रही हैं। लेकिन जिस तरह से निजी अस्पताल मानक को फॉलो नहीं करते हैं, जाहिर सी बात है सरकारी तंत्र की तरफ से ढिलाई की गई और जब जनता की आवाज वहां पर उठी, ऐसा कोई बड़ा सरकारी अस्पताल नहीं है जिसको लाइसेंस दिया गया हो, फिर वहां से ये शिकायतें नहीं आई हो कि घटिया खाना, 50 या 100 रुपए का मास्क हमको 1500 या 2000 रुपए में बेचा जा रहा है और मरीज मर गया उसके बाद भी लाखों का बिल बना करके दिया जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने और साथ ही साथ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आपदा में अवसर तलाशना है, तो उनकी बातों को पूरी तरीके से अगर अमल पे किसी ने किया है तो प्राइवेट अस्पतालों ने अमल पे किया हुआ है। मैं साथ ही आपको धन्यवाद भी अदा करना चाहता हूं कि आपने जनता की दर्द को समझा और इस प्रोग्राम को, आपने इस डिबेट को आगे बढ़ाया उनकी दर्द को समझते हुए। लेकिन अवसर जो तलाशता है आपदा में, वो गिद्ध तलाशता है, सबसे बड़ी बात। आप दूसरी चीज आप देखिए,
कि प्राइवेट अस्पतालों की मनमर्जी इस तरीके से चल रही है कि एक व्यक्ति, एक लेडीज, मैं आपको भी कुछ दिन पहले न्यूज में आया था, रायबरेली से एक एम्बुलेंस से आती है, वो तकरीबन 12 डायलिसिस कराने के लिए आती है, जिसकी रिपोर्ट कोरोना की जब पॉजिटिव आ जाती है, 12 अस्पतालों में उसको कहीं जगह नहीं मिलती है। और एक मैक्सवेल नाम का एक अस्पताल, जिसको होटल में अस्पताल का बोर्ड लगा हुआ था, वहां पे एक पिंटू नाम के ब्रोकर ने उनसे कहा कि 50,000 रुपए आप दीजिए तो मैं आगे आपको एडमिट भी करा दूंगा और डायलिसिस के भी आगे प्रबंध कर दूंगा। सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने भी प्रश्न चिन्ह सरकार के ऊपर उठाया। एक डॉक्टर की पीड़ा को समझ सकता है, लेकिन वो खुल करके बोल नहीं सकता, क्योंकि सरकार का काम होता है किसी भी मेडिकल संस्थान को जब लाइसेंस इशू करती है तो वो उसके लिए जिम्मेदार होती है। वो देखती है कि जनता कहां पे जनता को सुरक्षा मुहैया हो सके, जनता को फैसिलिटी मिल सके। लेकिन आज की डेट में प्राइवेट अस्पताल इस तरीके से मनमर्जी पे उतरे हुए हैं कि 80 से 1 लाख रुपए लेने के एडवांस लेने के बावजूद वो मरीज को हाथ नहीं लगाते हैं और मरीज आत्महत्या के कगार पे पहुंच जाता है। वो लेकर के जाते हैं, रास्ते में ही मरीज दम तोड़ देता है। काफी सारे अगर इस तरीके से गिनाने चालू करूंगा तो बहुत सारे हो सकता है कि आपका समय भी कम पड़ जाए, लेकिन सरकार को अपनी नीतियों के ऊपर काम करना चाहिए। कौन लोग सक्षम हैं, जो असलियत में जो डॉक्टर हैं उनको देखें, जिनको डॉक्टर्स को जो भगवान का दर्जा देते हैं उन लोगों को इसमें प्रोफेशन में लेकर के आए, उनको ना लेकर के आए जो दलाल टाइप के लोग हैं। उनके नियमों के भी उनको चाहिए कि सरकार को चाहिए कि नियमों के खिलाफ जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर कड़ी आप कह सकते हो कि कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें साथ में। सिर्फ क्या देने से, देखिए भारतीय जनता पार्टी की नीति ऐसी रही है कि उनके कथनी और करनी दोनों में हमेशा अंतर है। उनको जनता से कोई मतलब नहीं है, उनको जनता की पीड़ा से कोई मतलब नहीं है। इस वक्त हम कोरोना काल की बात करेंगे। दर्शकों, लगातार हमारा चर्चा का मुद्दा यही रहेगा कि किस तरह कोरोना काल में लोगों को परेशानी हो रही है। हम फिर से इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अपने सभी मेहमानों के साथ हमारी चर्चा जारी रहेगी। जनता को नहीं चाहिए ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे इस खास चर्चा में। हम लगातार इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि कोरोना काल में किस तरह जो निजी अस्पताल हैं वो मनमानी कर रहे हैं, और ये समस्या शुरू वहां से होती है जब सरकारी तंत्र की तरफ से निजी अस्पतालों को कोविड अस्पताल का लाइसेंस मिल जाता है। यानी कि निजी अस्पतालों में ये कहने में कोई गुरेज नहीं होगा कि आपदा में अपनी कमाई के जो अवसर हैं वो ढूंढे जा रहे हैं, और सरकारी तंत्र ऐसे निजी अस्पतालों पर लगाम लगाने में कुछ हद तक नाकाफी साबित हो रहा है, तभी लगातार मौतों के आंकड़े बढ़ रहे हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान AK शुक्ला जी भी जुड़ गए हैं। सर, आपके पास में आऊंगी। लगातार इस बात की खबरें निजी अस्पतालों की तरफ से आई, और ये खबरें उजागर तब हुई जब पिछले महीने में, आप कहेंगे पिछले महीने के अंत से लेकर के इस महीने की 5 तारीख तक, जब जो मौतों के आंकड़े थे निजी अस्पतालों में वो बहुत ज्यादा बढ़े।
साथ ही ऐसा कोई लगभग बड़ा प्राइवेट अस्पताल नहीं है जहां से इस तरह की भी खबर ना आई हो कि परिजनों ने हंगामा किया, उनके मरीज की मौत हो गई, उसके बाद भी लाखों वसूले गए। सवाल यह भी उठता है कि जो बीमारी अब तक लाइलाज है, जिसका इलाज ही नहीं है, उसके इलाज के नाम पर इतने पैसे क्यों? आप इस आपदा के वक्त में लोगों की मदद कर रहे हैं या उस आपदा में अपनी कमाई का अवसर ढूंढ रहे हैं? देखिए, मैं कहना चाहूँगा जो आपका ये कहना है कि ये बीमारी लाइलाज है, ऐसी बात नहीं है। इसमें 85-90% तक लोग स्वयं ठीक हो जाते हैं, प्रायः उनको पता भी नहीं चलता है कि वो कोरोना से ग्रसित हैं। कुछ केसेस जरूर हैं जो एल्डरली हैं या कोई दूसरे सिस्टम की बीमारी से ग्रसित हैं, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, रीनल प्रॉब्लम है, उनको अगर इस इन्फेक्शन होता है तो उनको खतरा ज़्यादा रहता है। उस परिस्थिति में अगर उनको लंग्स में इन्फेक्शन है, निमोनिया हो रहा है, तो उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है। एक दूसरा, जो भय इतना व्याप्त हो गया है, इतना प्रचार हो गया है कि जरा सी शिकायत होने पर लोग डर जाते हैं, अस्पताल भागते हैं। ये भी सही, जब संख्या बढ़ेगी, हॉस्पिटल की संख्या कम है, बेड की संख्या कम है, तो अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। इस परिस्थिति में वहाँ मैनेज करना भी कठिनाई होती है। वहाँ ये तय करना डॉक्टरों को कि किस मरीज को भर्ती करें, किसको न करें, वही मुश्किल हो जाता है। प्राय होता है जो पहले आता है उसको भर्ती किया जाता है। और ये जो शिकायत है कि टोटल वो लूटते हैं, ये कोई स्पेसिफिक इंस्टांस हो, कोई स्पेसिफिक डॉक्टर्स हो तो मैं नहीं कह सकता। ऐसी यूजुअली डॉक्टरों की ट्रेनिंग नहीं होती किसी बीमार को देख के लूटना शुरू कर दे, क्योंकि ऐसे भी मैंने केसेस देखे हैं कि डॉक्टरों ने 24 घंटे ड्यूटी की है। नहीं होते तो मरीजों की तरफ से शिकायतें क्यों आ रही हैं? अब उसके बहुत से कारण हो सकते हैं, वो यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहता। एक इंस्टांस मैं भी जानता हूँ, मेरे हस्बैंड में एक पति और बेटा माँ को लेके आए, जैसे पता चला कि वो कोरोना पॉजिटिव है, आप मानेंगे नहीं, वो अपनी पत्नी को छोड़ के, अपनी माँ को छोड़ के चले गए। सर, वो इसलिए चले गए ना क्योंकि हमारे समाज में अभी भी जागरूकता नहीं आई है। जो भी हो, लोग समझते हैं ये छुआछूत की बीमारी है, लेकिन वो उनके पुत्र थे, उनकी पत्नी थी। फिर हमें उस जिले के जिलाधिकारी को इन्फॉर्म करना पड़ा कि भाई ये पॉजिटिव निकले हैं, आप इनको देखिए। तब उन्होंने भेजा, तब दोबारा आए। शुक्ला सर, ये भी तो बता दीजिए ना साथ में कि 80 से 1 लाख रुपए अगर आदमी एडवांस ले रहा है, उसके बावजूद अगर मरीज को हाथ ना लगाया जाए तो ये कहाँ की इंसानियत कहती है? डॉक्टर भगवान का रूप है। एक अभी कुछ दिन पहले भी पेपर में निकला था, एक व्यवसायिक जो होटल व्यवसाय से उसका संबंध था, उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में नाम नहीं लूंगा, उसमें काफी सारे बीजेपी के लोग भी उसमें उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हैं। उस प्राइवेट अस्पताल के वहां पे उसको इलाज नहीं मिला, जब वो मरने की कगार पे हो गया तब उसको लोकबंधु में रिफर कर दिया गया और वहां पे उसने अपनी आखिरी सांसें ली। यही कौन जिम्मेदार होगा? यही दोहरा चरित्र सरकार का और चाहे जनता का गलत है। मिनट मिनट में भगवान और मिनट मिनट में गिद्ध कह देना, यही डॉक्टरों का सबसे बड़ा अपमान है इस देश के अंदर। उसी डॉक्टर को जिसको आप अभी 5 मिनट पहले गिद्ध कह रहे थे, उसको अभी आपने भगवान से जोड़ दिया। ये गलत है। आप ये समझें, आप ये ना समझें कि डॉक्टर 80,000 और 1 लाख रुपए जो आप कोई भी अस्पताल कोरोना वॉरियर्स में डॉक्टर मैं घोर निंदा करता हूं। तो आप बताइए कौन से ऐसे कोरोना वॉरियर हैं इस देश में जिनको सम्मान मिला? अवसर में अपना बिजनेस चलाते हैं, सरकार को देखना पड़ेगा ये चीज। वाजपेयी जी, चिल्लाने से नहीं होगा, पहले आप बात समझें। मैं बिल्कुल अब अगर आप 2 मिनट शांत रहें तो मैं आपको समझा पाऊंगा कि आपकी समस्या है क्या। आप बताएं। सरकार अभी तक चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे वर्तमान सरकार हो, 1% से 2% ऑफ जीडीपी केवल हेल्थ केयर में खर्च हो रहा था। इस वजह से आज पूरे देश की हालत कोरोना महामारी के बाद ये हो चुकी है। पैंडेमिक जब भी होता है तब आपका हेल्थ केयर सिस्टम चौपट होता ही है। आप बड़े से बड़े डेवलप्ड कंट्रीज उठा लीजिए, यूरोप के उठा लीजिए, कहीं के भी उठा लीजिए, वो पूरे पैंडेमिक में सारे अस्पतालों में भीड़ जमा थी। कहीं पर भी ऐसा नहीं हो रहा था कि आईसीयू हो, वेंटिलेटर हो, वो पूरे पड़ रहे हो। हर जगह कम पड़े, सड़कों पर लोगों का इलाज हुआ है। तो इंडिया का जो सेटअप है इस समय, जिसमें 1 से 2% मात्र जीडीपी का सरकार खर्च कर रही थी, उस सेटअप में अगर इतना बढ़िया रिकवरी रेट है तो ये उन्हीं भगवानों की वजह से है, आपके कहे हुए गिद्धों की वजह से नहीं है। जो आप केस देख रहे हैं वो 2, 4, 5% हर प्रोफेशन में ब्लैक शिप्स होते हैं। उन ब्लैक शिप्स को आप डॉक्टर जिनको हम भगवान मानते हैं, अगर वो बिजनेस पे आमादा हो जाए तो दिलीप जी, आपके पास अगर आप
बारे में, तब क्या दिक्कत थी सरकार को जानने में? ये हमारी जनसंख्या, ठीक है, आपकी बहस में मैं इंटरफेयर करना चाहती हूँ। जी अभिषेक जी, जनता के दर्द को आपको समझना पड़ेगा। अभिषेक जी, मैं मानता हूँ कि आपको कष्ट हुआ मेरी बातों से, लेकिन मैं जो बिजनेसमैन टाइप के डॉक्टर है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। समझ गए। आपकी सरकार हो, अगर आपको लग रहा है कि मेरी बातों से आपको खेद हुआ है, कष्ट हुआ है, मैं उसके लिए क्षमा मांगना चाहता हूँ, लेकिन मैं कतई उन लोगों से क्षमा नहीं मांगूंगा जो कि बिजनेसमैन टाइप के डॉक्टर्स हैं। बिल्कुल हम समझ सकते हैं, लेकिन प्राजुल जी, मैं आपकी इस बात से कि डॉक्टर किस तरह से कार्य करते हैं और किस तरह से नहीं, जाहिर सी बात है हर पेशे में अच्छे लोग भी होते हैं और हर पेशे में खराब लोग भी होते हैं। यहाँ हमारी समस्या जो है, हमारा सवाल जो है वो ये है कि सरकारी विभागों की तरफ से ही प्राइवेट और निजी अस्पतालों को जो लाइसेंस थे वो प्रोवाइड किए गए, तमाम मानक देख करके ही, चेक करके ही जो लाइसेंस है वो सारी चीजें प्रोवाइड की गई होंगी। फिर आखिर ऐसी क्या वजह हुई, क्या शुरुआत में ठीक तरह से चेकिंग नहीं की, हमने औने पौने में ही लाइसेंस बांट दिए, जो डीएम और सीएमओ ने अब बीते 2 हफ्तों में 3 अस्पतालों के कोविड फैसिलिटी के पंजीकरण रद्द किए हैं। जी, किस तरफ से गलती हुई? सरकार पहले तो ये बताए, सरकार बताए, मीडिया बताए, पब्लिक बताए, जो बड़े आसानी से कह देते हैं कि 80,000 और 1 लाख रुपए जमा कर दिया, ट्रीटमेंट नहीं मिला। अब ये बताइए, क्या प्राइवेट अस्पताल फ्री में चलता है? ये कह रहे हैं बिजनेसमैन नहीं है, ये नहीं वो नहीं, क्या प्राइवेट अस्पताल को सरकार कोई रियायत दे रही है? कोई टैक्स में कमी हो, बिजली के बिल में कमी हो, पानी के बिल में कमी हो, स्टाफ की कमी जरा सी हो जाती है तो कंप्लेंट हो जाती है, लोग आगे पीछे घूमने लगते हैं। किस बात की? हमको सरकार फ्री में जमीन बांट रही है, फ्री में बिल्डिंग बनाने का पैसा दे रही है, तो अस्पताल पैसा कैसे ना ले? एक मिनट, लेट मी फिनिश। आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोला, पूरी बात सुनने की क्षमता रखिए। आप ये बताइए, जब अस्पताल काम कर रहा होता है, क्या उसमें वेंटिलेटर पे खर्चा नहीं आता है, ऑक्सीजन पे नहीं आता है, एनेस्थेटिस्ट अपना पैसा नहीं देगा, पीपीई किट फ्री में आएगी, सैनिटाइजेशन में कोई खर्चा नहीं होता? अस्पताल में ये कह दिया केंद्र सरकार ने उठा के एसटीपी और ईटीपी लगाना अनिवार्य है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट क्या फ्री में लग रहे हैं? स्टाफ को क्या वहां पर जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, नर्सेज काम कर रहे हैं, पैरामेडिकल्स हैं, वार्ड स्टाफ है, हाउसकीपिंग स्टाफ है, वो सब क्या फ्री में काम करेगा आकर? कोरोना महामारी में जो लोग ये सिर्फ यहाँ पर बैठकर बात बना सकते हैं, वो कोरोना वॉरियर की भूमिका खुद भी तो निभा सकते हैं। जाएं एम्बुलेंस के साथ लेकर ढूंढने की, शहर में कहां कोरोना के मरीज हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में मदद करें। आरोप लगाना तो सबसे आसान काम है। महामारी में आप सिर्फ सपोर्ट करके सरकार को या जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनकी मदद कर सकते हैं। आप आरोप लगाकर कभी भी पार नहीं पा सकते हैं महामारी से। राजू समझ गए। दिलीप जी आपके पास आऊंगी। दिलीप जी आपके पास आएंगे। बहुत कम शब्दों में इस सवाल का जवाब मैं चाहूंगी कि निजी अस्पतालों पे कितनी लगाम लगाई जा रही है? आखिर निजी अस्पतालों में डर क्यों नहीं है? वो मानक क्यों नहीं पूरे कर रहे और सरकार इसके लिए कितनी सचेत है? बहुत कम शब्दों में दिलीप जी, बहुत समय बहुत कम है। ऐश्वर्या जी, मेरी आवाज जा रही है आप तक? जी, योगी सरकार के शासन में मानक तय कर दिए गए हैं। जी दिलीप जी बताइए। इलाज का और पूर्ण इलाज का रेट तय है, टेस्टिंग का रेट तय है निजी अस्पतालों के लिए। निजी अस्पतालों की पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। अगर इन मानकों के विपरीत अगर कोई भी अस्पताल कोई गलत कार्य करता है, लूटने का काम करता है, आपदा में अवसर तलाशने का काम करता है, आय इकट्ठा करने का काम करता है, तो ऐसे अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आपने देखा है जब से योगी सरकार चलिए, उम्मीद है जी अभिषेक जी को बोलने दीजिए। आपकी सरकार ने क्या दे दिया? अभिषेक जी बोलने दीजिए। अभिषेक जी बोलने दीजिए। दिलीप जी प्रांजल जी बोल ही रहे हैं। ठीक है दिलीप जी, उम्मीद है कि जिस तरह से जनता को सरकार की तरफ से सांत्वना मिल रही है, शायद जनता के मन में एक मजबूती का भाव आएगा कि सरकार हमारे बारे में भी सोच रही है। और इसी के साथ धन्यवाद दिलीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ए.के. शुक्ला सर आपका भी धन्यवाद, डॉक्टर प्रांजल आपका भी धन्यवाद, अभिषेक जी आपका भी धन्यवाद। दर्शकों, हम लगातार आपसे जुड़े मुद्दे उठाते हैं जो कि आपको असर करते हैं, आम जिन मुद्दों को देखना चाहते हैं और जिन परेशानियों से आप जूझते हैं। हमारी आज की इस चर्चा में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।